मेरा मन है डांसर बनने का, तो मैं कर नहीं पाती। मैं घर में काम कर लेती हूँ तो सपना मेरा पूरा नहीं हो पाता। तो सब सोचते हैं कि तू डांसर नहीं बनना चाहती, तो मैं बनना चाहती हूँ। मैं बन कर ही दिखाऊंगी, कुछ भी हो जाए। आपकी बेटी है, उनका सपना है कि वो डांसर बनना चाह रही है। मैं नहीं बना रही, बस डांस सही है। हम तो बिन डांस नहावा तो सिखा लो, पर बाहर नहीं भेजना। नहा बेशक सिखा लो, पर घर बाहर नहीं भेजना, ना कहीं हॉस्टल में ना कहीं। मुझे अपने घर से कहीं नहीं भेजेंगे। तो उसकी वजह क्या? जमाना बेकार है, मुझे विश्वास नहीं है किसी पे भी। विश्वास अपने बाप पे विश्वास नहीं, तो दुनिया पर क्या विश्वास। तो अगर वो शादी करके दूसरे घर जाएंगी तो वहाँ पे आपको कैसा पड़ेगा? जैसा उसका टाइम पे जीवन पास होगा ऐसे हो जाएगा, जैसा हमारा हो रहा है उसका भी होगा। जो करेगा ऊपर वाला करेगा। Yes, that is the mindset. That is also the reality. और ये जो सिचुएशन होती है ना, ये सिर्फ गरीबी की वजह से नहीं आती, ये उन लिखे लिखाए रूल्स की वजह से आती है जो जेनरेशन दर जेनरेशन बिना किसी सवाल के फॉलो होते हुए आए हैं। ये सोच सिर्फ मेरठ की नहीं है, ये हर कोने, हर गली, हर बस्ती में किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है। और इसी बात को अंजू जी ने नोटिस किया और यहीं से शुरू हुआ इस कहानी का दूसरा हिस्सा 2015 में। एक सेकेंड, ये तो कहानी का दूसरा हिस्सा है, पहला क्या था? चलो पहले वही सुनाती हूँ। 2004 में अंजू जी और DK पांडे अपने डॉग को लेकर एक वेट क्लिनिक पर गए। वहाँ एक आदमी फूट फूट कर रो रहा था जो बिल्कुल टूट चुका था। जब DK जी ने पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी यहाँ एक बेकरी है जो ज्यादा नहीं चलती, उसी की वजह से उसके तीनों बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया गया है। अगले दिन अंजू जी स्कूल गईं, जो सुना था वही सच निकला। फीस ना देने की वजह से नाम काट दिया गया था। उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया कि पैसे इनका फ्यूचर नहीं डिसाइड करेंगे। उन दोनों ने बच्चों की फीस भरी, बुक्स और यूनिफॉर्म भी दिए और टीचर्स से रूटीन चेक करना शुरू किया। यही था पहला मोड़ जिसने अंजू जी को एक नया रास्ता दिखाया। चलो अब वापस 2015 के इंसिडेंट पर चलें। जब मैं ऑफिस जा रही थी तो मैंने देखा कूड़े के ढेर में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसके नेक्स्ट डे मैं बार बार जब देखती तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि किसी के पास तो आलीशान घर होता है और किसी के पास कूड़े का ढेर, तो इनके भविष्य के लिए हमें सोचना चाहिए। जब मैंने ये बातें अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम भी देखते थे लेकिन हम अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकते। हमने चर्चा किया, आपस में बात किया, तो हमारा भी मन है और उसके लिए हम ग्रुप बनाकर काम करते हैं और उनकी शिक्षा, पहले हम शिक्षा पे फोकस करते हैं। शिक्षा होगी तो शायद बच्चों में सुधार आए। जब हमने स्टार्ट किया तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस मिले। हमने एक जगह फेस किया कि एक बच्चे का एडमिशन करवाया, उसी तरीके से उसके फीस दी और उसकी बुक्स वगैरह का अरेंजमेंट जब किया तो उन्होंने मुझे जो 1600 रुपये एक बच्चे के पढ़ने चाहिए थे उसके हमें 2800 रुपये का उन्होंने बिल पेमेंट किया। इस तरीके के चैलेंजेस भी थे। स्लम्स के जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स का तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट था कि हम बच्चों को कुछ नहीं कराएंगे, केवल भीख मंगाएंगे। उनका मेन उद्देश्य था कि बच्चे हमारे कमा के लाते हैं। हमने जब उनसे कहा कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बोले क्यों, हमारे बच्चे 10 रुपये ला के देते हैं, उसका कुछ खर्चा होता है, आप हमें क्या देंगे, क्या आप हमें पैसे देंगे क्या? तो हमने कहा नहीं, हम पैसे नहीं देंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको काबिल बनाएंगे ताकि कल आने वाला समय वो बच्चों का होगा, वो आपका पेट भरेंगे। यहाँ पर एक बस्ती पत्थर कट्टों की है जो पत्थर काट के सिल वगैरह बनाते हैं। उसमें जब लड़कियां पढ़ गई, 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, तो उनको आगे की एजुकेशन देने के लिए जब हम लोगों ने प्रोसीड किया कि भाई आगे भी एडमिशन दिलवाना, डिग्री कॉलेज में एडमिशन दिलवाना, तब उनके पेरेंट्स में और उनकी सराउंडिंग मरमरिंग होने लगी कि पेरेंट्स ये कहने लगे कि अब तो इन्होंने 12th पास कर लिया है, अब कोई वो नहीं है, अब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस वक्त बहुत कोशिश करनी पड़ी, तब उनकी आगे एजुकेशन कंटिन्यू हो पाई। हायर एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है लड़कियों के लिए क्योंकि जब उनके साथ हिंसा होती है तो वो सक्षम होती हैं कुछ करने के लिए, अपने लिए भी कुछ करने के लिए, और सशक्त बनती हैं और औरों को भी बनाती हैं। इंडिया के कई गांव, बस्तियों, स्लम्स और यहाँ तक कि कई शहरों में भी आज भी यही सोच जिंदा है। लड़कियों को पढ़ाने का क्या फायदा है,
वैसे भी आगे जाके शादी करनी है, घर के काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अंजू जी और उनकी टीम ने इसी माइंडसेट को ग्राउंड पर बार बार सुना, तभी तो शुरुआत से उनका प्राइमरी फोकस था लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन। और इसी के साथ एक और ज़रूरी स्टेप लिया गया, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। जब लड़कियां स्कूल से कॉलेज जाने लगी तो उनमें सबसे पहले कमी थी आत्म सुरक्षा की। रास्ते में उनको मनचले मिलते हैं जगह जगह, तो वो डर जाती हैं और डर की वजह से वो उनका सामना नहीं कर पाती हैं, घर में नहीं आके बताती हैं, तो कई बार उनका मनोबल गिरता है। जब हमने इस जो सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम के बारे में जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से बात करी तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा सुन के। वो हमसे कहते हैं लड़कियां और ये काम करेंगी, आप क्या हमारी लड़कियों का एडमिशन स्कूल में बच्चों को पिटवाने के लिए कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फिर बाद में जब उन्हें समझाया गया कि जो सेल्फ डिफेंस है वो खुद के लिए है, ना कि दूसरों को मारने पीटने के लिए, तो वो लोग तब जाके कुछ में फिर भी भ्रांति रही, लेकिन काफ़ी हद तक हम शायद उन्हें संतोषजनक कर सके। एक ट्रेनर, ब्लैक बेल्ट ट्रेनर हमारे पास हमें मिला, तो हमने उसको रखा और वो सबको पार्क में, स्कूल में, कॉलेजेस में, गांव में जाकर ट्रेनिंग देने लगा। जो हमारा सेल्फ डिफेंस का जो प्रोग्राम है उसमें हमें पुलिस का बड़ा ही सहयोग मिला। स्पेशली वहीं से हमारे पास कॉल्स आए कि आप इस तरीके के कोई ना कोई कैंप चलाइए, क्योंकि आप बेटियों पर बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने हमें उस चीज़ में इंक्लूड कर लिया, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं रही। अभी तक 679 बच्चे स्कूल में एनरोल हो चुके हैं, जिसमें चाइल्ड लेबर बच्चे, स्लम्स के बच्चे, नशा करने वाले बच्चे और ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे इनमें से ही जॉब पर लग चुके हैं। अभी स्लम एरिया में एक बच्ची थी, मानसी लड़की का नाम है, कायाकल्प स्कूल के नाम से हमने उसको एक पहचान दी है। तो वहाँ पे वो कुछ बच्चों को पढ़ाती हैं। अब वो अवेयर है, जागरूक है, औरों को भी जागरूक कर रही है। जो भी बच्चे स्लम से आए हैं, बेटिया फाउंडेशन के थ्रू जो हमारे यहाँ आए हैं, तो उनके अंदर जो मैंने चेंजेस और बदलाव वो देखा है, जैसे कोई ब्लैक होल में पड़ा होता है, जिसको यही नहीं पता होता जाना क्या, उसे सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। तो जो भी स्लम के बच्चे थे उनकी स्थिति लगभग वैसी ही थी। और जब बेटिया फाउंडेशन उनसे कनेक्ट हुए, उन्हें समझाया, उनको लेके आए, उनको एजुकेशन का पार्ट दिया, तब ऐसा लगा कि जैसे वाकई वो रोशनी के अंदर आ गए। उनको पता चला कि हम भी नॉर्मल बच्चों की तरह हैं, हम भी पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं सोसाइटी के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए। ये तकरीबन 10 साल का सफ़र है, जहां अंजू जी और उनकी टीम सिर्फ एक एरिया तक सीमित नहीं रहे। स्लम से स्लम, गली से गली, वो उन जगहों तक पहुंचे जहां बचपन अक्सर छुप जाता है। कभी किसी बच्चे ने स्कूल से कनेक्शन बनाया, तो कभी कोई से माँ बाप की सोच बदल गई। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों ने बचपन का डायरेक्शन ही बदल दिया। मेरी माँ कहा करती थी कि अगर यदि तुम्हें कहीं मौका मिलता है किसी के लिए कुछ करने का, तो उसको छोड़ो मत, क्यों, ताकि आपको कल को ये दुख ना हो कि हमने किसी के लिए कुछ कर सकते थे, उस समय हमने नहीं किया। तो इसलिए जहाँ मदद हो सकती है वहाँ करो और खुश रहने की कोशिश करो। खुशी उसी में मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। यही होती है असली हीरो की डेफिनेशन। अंजू जी ने उन बच्चों को देखा, हालात समझे और अपनी टीम के साथ सीधे उनकी हेल्प करने निकल पड़ी। चैलेंजेस आए, रास्ते आसान नहीं थे, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी, इन बच्चों को पढ़ना ही है। और ये काम उन्होंने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए किया, बिल्कुल एक ट्रू हीरो की तरह। So next time you're driving away and you see these kids on the streets, push on your brakes and step into their life. Maybe you become a hero in their life. Until then, be safe, be capable. क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।